हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज की क्लास है स्पीड और वेलोसिटी की। आपको अगर स्पीड और वेलोसिटी कंसेप्ट डरा रहा है या फिर आप इसका फाउंडेशन से लेके एडवांस तक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास के बाद स्पीड वेलोसिटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आपको डर नहीं लगेगा, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। चाहे वो आईआईटी जेई का हुआ, चाहे नीट का हुआ, चाहे आप सीबीएसई क्लास 11th की बात कर लो। लास्ट में मैंने कुछ बोनस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तभी होंगे जब आप पूरी की पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप चेक कर सकते हो वो क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस्ड हैं, तो उसे समझने के लिए हमें पूरा का पूरा स्पीड और वेलोसिटी बेस्ड कांसेप्ट को समझना पड़ेगा। फिजिक्स को समझने का एक ही तरीका है कि अगर आपने कांसेप्ट समझ लिया तो आ जाएगी। फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस करने से नहीं, कांसेप्ट को समझने से होती है। कर लें स्टार्ट। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। आई होप आपने हमारी इस काइनेमेटिक सीरीज की डिफरेंशिएशन वाली वीडियो जरूर की होगी, है ना? नहीं की है तो यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उसे चाहे तो आप क्लास के बाद में कंप्लीट कर लेना, तो आपको स्पीड वेलोसिटी में उसकी मदद मिल जाएगी, है ना? और कर रखी है देन इट्स वेरी गुड। करें स्टार्ट? करो, बताओ जल्दी से, कर दें स्टार्ट? ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट, आपकी मर्जी है तो क्यों ना करें हम। चलिए बताइए। स्पीड और वेलोसिटी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। क्या बोलते हैं इसे हम? रेस्ट एंड मोशन। स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल। चलो बताओ, आप इस टाइम पे लेट सपोज आप किसी जगह बैठे हुए हो और आप बैठे हुए आप अपनी स्टडी को कर रहे हो, है ना? क्योंकि भाई अगर वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो तो कहीं बैठे हुए हो। एट दिस मोमेंट आपसे पूछा जाए आप रेस्ट में है या मोशन में है, चलो बताओ जल्दी से बताइए। ज्यादातर बच्चों का जवाब क्या आएगा? हम रेस्ट में हैं। चलो मैं आप इसका ये जो भ्रम है आपका वो हम तोड़ते हैं पहले तो, ठीक है? आप बैठे हुए हो यहाँ पे, सही है, दिस इज द पर्सन, ठीक है? और आप किस पे बैठे हो? अर्थ पे हो, सही है? अब अगर कोई भी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम दी सन, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है? सन। सन से अगर कोई टेलीस्कोप लगा के आपको देख रहा है तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यस और नो? अर्थ रेस्ट में हुई? नहीं। किस में हुई? मोशन में। अगर अर्थ मोशन में है तो उसके साथ साथ आप भी किस में हो गए? मोशन में। बताओ हाँ या ना? अर्थ के रिस्पेक्ट में आपने देखा तो आप किस में थे? बताओ बच्चों, रेस्ट में। रेस्ट मतलब रुके हुए थे, है ना? बट फन के रिस्पेक्ट में आप किस में आ गए? मोशन में। अरे एग्जाम्पल ले लो भाई, जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हो, सही है, बस रुकी हुई है, सही है, आपका दोस्त बाहर है, वो आपको सी ऑफ करने आया है। जब वो बस मूव करना स्टार्ट करेगी तो बस के साथ साथ आप भी किस में आ गए? मोशन में। बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो बाहर आपका दोस्त था उसके लिए आप किस में आ गए? मोशन में। बट जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ होगा उन दोनों के रिस्पेक्ट में किस में हुए? रेस्ट में, है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये हमारे पास कोई एक ट्रेन का डब्बा था, इस ट्रेन के डब्बे में एक सीट पे आप बैठे हुए थे मान लो, है ना? आपके सामने एक सुंदर कन्या, अरे सर कैसी बातें कर दी सर, सर एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी, ठीक है? आपका दोस्त यहाँ पे ललचा रहा है कि काश मैं भी इन्हीं के साथ चला जाता। सब रुका हुआ है अभी, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब ये ट्रेन मूव करना शुरू हो गई इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है? जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू हुई, इस पर्सन मतलब आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में आप किस में आ गए? बताओ बच्चों, मोशन में। ये सुंदर कन्या किस में आ गई? बताओ, मोशन में। दोनों को दोनों डिब्बे के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। बट आपका दोस्त जो सामने बैठा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? बताओ, रेस्ट में। हाँ या ना? बात समझ गए? यानी कि रेस्ट और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो कि एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर रेफरेंस पता है किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो रेस्ट और मोशन को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। एक बात और समझ लेना, इस रेफरेंस को ही आगे जाके अभी हम सिखाएंगे। क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर अगर सन को रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं तो एट दिस मोमेंट यू आर इन मोशन, बट अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं तो यू आर इन रेस्ट।
क्या कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है कि हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, किसी भी जगह पे देखें, वो हमेशा रेस्ट में रहे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रेस्ट, है ना, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ गए? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब यह हुआ कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट हो गया, चाहे एब्सोल्यूट मोशन हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करेंगे। बात क्लियर करें तो अब हमने एक चीज देखी जिसको हमने बोला रेफरेंस फ्रेम। क्या बोला हमने? बताओ बच्चों, रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, रेफरेंस फ्रेम एग्जांपल के लिए आपने क्या लिया था? बताओ बच्चों, अर्थ लिया था, है ना, अर्थ लिया था। और क्या लिया था हमने? बताओ, सन लिया था, है ना। आपने अपना दोस्त लिया था। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान सकते हो। आपको पता है कि रेफरेंस का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, मतलब हमने देखा कि किसी पोजीशन, किसी टाइम पर, मान लो 10 बजे उसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 थे, 11 बजे उसने चेक किया तो मान लो 4,5 हो गए। यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही। इसमें कितने कोऑर्डिनेट है? बताओ, x है, y है। अगर 3D में मोशन हो रहा होगा तो x होगा, y होगा और z होगा। यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स along with the time। इस सेट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखने के लिए टेक्निकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स along with the time is known as set of frame of reference। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रैक्टिकली समझने के लिए हम जानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में चीजें हम ऑब्जर्व करनी होती हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? समझ गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए, है ना। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। रेस्ट हो गया या मोशन हो गया, इसे समझने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है। इस रेफरेंस की 3 एक्सिस और टाइम को एक साथ ले लिया जाए तो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। टाइम, तभी तो बोला गया मॉडर्न फिजिक्स में कि टाइम इज द 4th डायमेंशन। एक्स वाई जेड तो 3 डायमेंशन है ही है, टाइम हमारी 4th डायमेंशन भी है। वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, बाद में कभी करेंगे। अभी तो आपका ये टॉपिक है। क्लियर हो गया? बताओ, रेफरेंस फ्रेम तक क्लियर? ठीक है। अगर रेफरेंस फ्रेम क्लियर हो गया है तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, और वो बोलते हैं हम स्पीड। सर, स्पीड तो हम जानते हैं, स्पीड को हम बोलते हैं रफ्तार। क्या बोलते हैं? रफ्तार। हिंदी में बोलते हैं रफ्तार। वो वाला रफ्तार नहीं, RAFTAR वाला नहीं, ये वाला नहीं, है ना, TAAR, यो यो, वो वाला नहीं, रफ्तार, है ना। इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको बहुत अच्छा आसानी से समझते हैं। क्या? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम टेकन, पर यूनिट ऑफ टाइम टेकन, ये बात हम जानते हैं, है ना। जैसे कोई एक पर्सन है, उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किया, और एक पर्सन है उसने उसी घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया। कौन ज्यादा तेजी से चला? बताओ, ये वाला, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड को अगर आपसे कहा जाए कि स्पीड होती क्या है, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम टेकन। दिस इज नोन एज स्पीड। क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रही है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? बताओ बच्चों, स्केलर होती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आप ये भी जानते हो, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। बट प्रैक्टिकली हम इंडिया में क्या यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर। फॉरेन कंट्रीज में, डिफरेंट अलग कंट्रीज में हम और माइल्स पर आवर का भी यूज होता है। क्लियर? स्पीड समझ गए इस चीज को? अब अच्छा, एक बात समझते हैं। स्पीड को हम ना, स्पीड ज्यादा कुछ समझ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है।
या फिर कह सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। क्या बोलेंगे इसे हम? स्पीड। ठीक है, अब इस स्पीड को अगर कैटेगराइज किया जाए ना तो कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। उनमें कुछ एग्जांपल जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब के लिए क्या होगा बताओ? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट, है ना। बट आपको पता है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो नॉन कांस्टेंट भी हो सकती है, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। टोटल जर्नी के लिए कंसीडर करेंगे, क्या होगा हमारा? एवरेज स्पीड। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस होती है। पर इतना सर बता तो दिया, इनके बारे में पढ़ा तो दीजिए। तो हाँ, अभी पढ़ाने वाले हैं। पहले तो ये बताओ मुझे, स्पीड क्लियर हो गई। स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम स्पीड बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, डायमेंशन LT-1 होती है। उसके बाद इसे कैटेगराइज करने के लिए हम लोग कई बेस पे कर सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है। ये टाइप्स हो गए हमारे स्पीड के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो गए हमारे? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर इनके बारे में बताइए। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट स्पीड। क्या होता है बताओ? कांस्टेंट स्पीड, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि कोई एक कार है, वो ए से चलना शुरू हुई और बी पे जा रही है, ठीक है। और ए से बी जाने में उसने पहले 1 घंटे में मान लो 50 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया? 50 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में भी कितना कवर किया उसने? 50 किलोमीटर कवर किया। नेक्स्ट 1 आवर में कितना कवर किया उसने? 50 किलोमीटर कवर किया। क्या ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है? बोलो हाँ या ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो हाँ या ना। बात आया ना। यानी कि अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्पीड बताओ, तो यहां पे स्पीड कितनी आएगी बताइए? 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी कितनी आएगी? 50। यहां पे भी कितनी आएगी? 50। अगर यहां पे हर जगह पर स्पीड है जो हमारी, वो आपको नजर आ रही होगी कांस्टेंट। क्या नजर आ रही है? कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को या फिर ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं बताओ? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों बताइए? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड। समझ गए इस चीज को? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म हमारा कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? वेरिएबल। क्या मतलब होगा? वेरिएबल। एग्जांपल के लिए सेम एग्जांपल, पहले घंटे में उसने कितने कवर किए? मान लो 50 किलोमीटर। उसके बाद जब आगे बढ़ा तो देखा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रोड पे पत्थर पत्थर पड़े हुए थे, तो पत्थर पड़े होंगे तो 1 घंटे में अब वो 50 किलोमीटर नहीं, मान लो कितना? 20 किलोमीटर कवर कर पाया। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि आगे पूरी रोड बन चुकी है पूरी की पूरी, यानी कि अब उसकी स्पीड उसने बढ़ा दी, तो नेक्स्ट 1 घंटे में मान लो उसने 60 किलोमीटर कवर की। क्या आप यहां पे स्पीड बता सकते हो कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पे कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हर एक पॉइंट पर जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म या फिर कह सकते हो इसे वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसे हम? वेरिएबल स्पीड। क्लियर? समझ गए? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। इसे अगर डिफाइन करना होगा यानी कि कह सकते हो अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है? या फिर कह सकते हो क्या कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ, बात दोनों की वही है। स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड क्या रहेगी हमारी? वेरिएबल रहेगी। क्लियर? स्पीड क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हो चुके होंगे, है ना। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब
वेरिएबल। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। ड्यूरिंग होल जर्नी, होल मतलब पूरी जर्नी की बात की जाए तो क्या कहलाएगी हमारी वो एवरेज। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक पर्सन यहां पे चला और यहां आ गया, ठीक, उसको यहां से यहां तक जाने में 6 घंटे का समय लगा। कितना लगा? 6 घंटे का समय लगा, ठीक है। पहले 2 घंटे में उसने जर्नी कवर की मान लो 40 किलोमीटर, सही है। नेक्स्ट 2 घंटे में उसने कवर की मान लो 60 किलोमीटर, सही है। नेक्स्ट 2 घंटे में उसने कवर की मान लो 30 किलोमीटर, सही। अगर आपसे कहा जाए एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टोटल टाइम टेकन। अब मैं मुझे बताओ आप, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 प्लस 60 प्लस 30, टोटल टाइम 2 प्लस 2 प्लस 6, यानी कि 40 60 130 अपॉन 6। इसे सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आ जाएगा हमारा 65 अपॉन 3 किलोमीटर पर। समझ गए? यानी कि अगर इस जर्नी में ये पर्सन ऐसा करता कि 65/3 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड पे चलता तो भी वो 6 घंटे में उसी पॉइंट पे पहुंचता। हम इन रियल लाइफ जानते हैं कि जब रोड खाली होता है तो स्पीड बढ़ा देते हैं कार की, और जब रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, तो उस केस में हम स्पीड कम कर देते हैं। बट पूरी जर्नी के लिए एक एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट ये इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा क्या वो भी समझ लीजिए। चलो क्या मिलेगा वो भी समझ लीजिए। देखो, एवरेज स्पीड को 2 तरह से हम करेंगे। पहला टाइम इक्वल टाइम वाला, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मतलब आपको क्वेश्चन में कहा हुआ इक्वल टाइम। जब इक्वल टाइम बोला जाएगा तो उस केस में मान लो कि उसने पहली जर्नी की v1 से, टाइम कितना लगा? t। फिर जर्नी कंप्लीट की उसने v2 से, टाइम कितना लगा? t। सही है। तो उस केस में एवरेज स्पीड, देखो हाँ, हालांकि इस एवरेज स्पीड के लिए सिंबल हम v लिख रहे हैं, बट v यहां वेलोसिटी नहीं स्पीड ही है। इसको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब कहोगे कि सर ये कैसे आया? तो आपको पता है कि इसे निकालने के लिए हम अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। सही है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। अगर आप यहां पे पूछना चाहें तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर टाइम कितना है? t प्लस टी। कितना है? t प्लस टी। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? देखो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड है v1, डिस्टेंस अगर मैं s1 मान लूं अपॉन टाइम, यानी कि s1 कितना हो गया? v1 इंटू टी, प्लस दूसरी वाले के लिए v2 इंटू टी। टी कॉमन ले लोगे यानी कि यहां पे आ जाएगा t इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 अपॉन 2t। टी फिर टी कट गया, देखो भाई आ गया हमारा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। सही है, ठीक है। बट अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब है क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस दिया हो। क्या दिया हो? इक्वल डिस्टेंस दिया हो। तो उस केस में एवरेज के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये भी कहां से आया तो मैं बता दूं आपको। ये भी रिलेशन हमारा वहीं से आया। क्या कि हम क्या करेंगे? पहली डिस्टेंस d1 लेंगे, दूसरी डिस्टेंस d2 होगी, तीसरी डिस्टेंस d3 होगी। और अगर ये देखा जाए सारी इक्वल होंगी, होंगी या नहीं? क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल दी हुई है, यानी कि डिस्टेंस क्या रहेंगी हमारी? इक्वल हो जाएंगी। अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी मतलब d प्लस d अगर 3 दी हुए तो अपॉन टाइम 1 की जगह डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस वेलोसिटी 3। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन बनकर हमारा आता है। अभी हम और कराएंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा। बस हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमें टाइम इक्वल टाइम बोला जाएगा और एवरेज निकालना होगा
तो जनरल मेथड से कर देंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 3 दिए होंगे तो डिवाइड बाई 3। अगर डिस्टेंस इक्वल दी हुई है तो उस केस में हम 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2 करेंगे। देखो ये फॉर्मूले अगर डायरेक्ट याद है आपको तो आप एग्जाम में इसे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, अदरवाइज एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसे सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा। सही है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन समझ लो, एवरेज वेलोसिटी, अभी हम वेलोसिटी सिखाएंगे भी, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। याद रखना कि जब वेलोसिटी हमारी वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब है कि एक फंक्शन दिया हो, तो उस केस में एवरेज निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। याद रखोगे इस चीज को, हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, जब वेलोसिटी एक फंक्शन दिया हो टाइम का। वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम इसको एवरेज वेलोसिटी इस तरह से भी निकाली जा सकती। क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप नोटिस करो तो मैं आपसे कहूं यहां से आप अपने किसी सिटी में जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, मान लो मनाली जा रहे थे, तो क्या हर एक पॉइंट पर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी? नहीं, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही होगी। आपसे कहा जाए 10:01 पे आपकी स्पीड क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, तो आपको पता है स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। और एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि आपका दुश्मन जा रहा है रोड पे, अचानक से उसकी जो कार थी या फिर बाइक थी उसके सामने एक डॉगी आ गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉग लवर्स, बट डॉगी आ गया, तो जो कोलिजन होगा उसका इंपैक्ट किस चीज पे पड़ेगा, कि उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी है पूरी जर्नी में, इस बात पे पड़ेगा, या फिर उस टाइम पे जो स्पीड थी उस पे पड़ेगा? बताओ, उस टाइम पे जो स्पीड थी उस पे पड़ेगा। उस टाइम की जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, बताओ? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या होगा बताओ? पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट। आप कहोगे सर ये पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या हुआ? अब इसे निकालने के लिए हम लोग, पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, और आपको पता है कि जो बहुत छोटा टाइम होता है उसे हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप लोग सिंपली एक रिलेशन का यूज कर लेना, ds अपॉन dt, जहां पर s क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है। क्या है हमारी? डिस्टेंस है। यानी कि डिस्टेंस का कोई फंक्शन दिया हुआ है टाइम का, या फिर सपोज दैट एक कार है और उस कार का डिस्टेंस का फंक्शन जो है वो ये दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t, तो हमें t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे स्पीड बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसका टाइम के साथ एक डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे। समझ गए? समझ गए बच्चों? यानी कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड, उसके बाद एवरेज मतलब टोटल जर्नी में जो स्पीड रही वो, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड रही हमारी वो। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े। तभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का यूज होने वाला है, दोनों का। और हमारी इसी प्लेलिस्ट में, जो हम काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसी में डिफरेंशिएशन भी पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन भी है। एक लेक्चर है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वेलोसिटी। देखो, स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन। यानी कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एक स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। यानी कि ये भी कह सकते हो तुम लोग कि जो वेलोसिटी है उसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, आपको पता है, तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताता है, स्पीड ही बताता है। समझ गए? अब मुझे बताओ, चलो वेलोसिटी के फॉर्मूले समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला है स्पीड का, बताइए? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है बच्चों।
ठीक है। और उसके साथ साथ क्या आ गई हमारी डायरेक्शन। अब आपको पता है हम टाइम को एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, उसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं, डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी। डिस्टेंस की डायरेक्शन अगर है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वेलोसिटी को बोला जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या बोला जाता है बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हालांकि इसे हम एवरेज के फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए जब भी आपको वेलोसिटी पूछी जाएगी तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, बट अगर स्पीड पूछी जाएगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन भी होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन भी कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी पोजीशन को चेंज कर रहा है उसे भी कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए? यानी कि देखो स्पीड चार तरह की है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। ऐसी वेलोसिटी भी चार तरह की होगी। बस डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। क्लियर? फिर सर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो अब भाई ये भी देख लो, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि कोई एक हमने स्टोन लिया और उस स्टोन को एक थ्रेड में बांधा और थ्रेड में बांध के इसे घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। कितनी स्पीड से घुमा रहे हैं बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड से घुमा रहे हैं। अगर ये थ्रेड टूट जाए, घुमा रहे हैं इसको, अगर ये थ्रेड टूट जाए तो क्या वो स्टोन क्या उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा? नहीं घूमता रहेगा। वो क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि जब भी कोई भी ये पोजीशन होती है, यानी कि दिस इज दी डायरेक्शन, तो ये जो है वो है डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी की। यानी कि ये मतलब आ गया कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये हमेशा क्या होती है बताओ? टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल टू दी पाथ। क्लियर हो गया? यानी कि जो देखो आपको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड, बात तो एक ही हुई, बट डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ही पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्स में ये बात पूछी जाती है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसमें क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन कैसे होती है। तो जो भी पाथ होगा उस पाथ के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं पूछूं यहां पे बताओ डायरेक्शन, तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी? इधर वेलोसिटी की। यहां पे क्या होगी? इधर होगी। यहां पे क्या होगी? इधर होगी। यहां पे क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, यहां पे क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल को, ये ग्राउंड है, फुटबॉल को थ्रो किया गया है इस तरह, तो आपको पता है उसका पाथ ऐसे आएगा। अगर हम इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे क्या है? इधर है ना। यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा ही पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई जल्दी से। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी क्लियर है तो करते हैं। देखो स्पीड वेलोसिटी में कुछ है ही नहीं ज्यादा। क्या? एवरेज निकालो, इंस्टेंटेनियस निकालो, डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, सिंपल। अब बात करते हैं कि इसके बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे और वो क्वेश्चन से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलो पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। A person travels along a straight road for the first half time with the velocity v1 and next half time with the velocity v2. The mean velocity, देखो first half time with a velocity v1 and next half time with the velocity v2. half time आ गया, half time आ गया। अगर हाफ डिस्टेंस होता तो अलग आंसर होता, हाफ टाइम आ गया तो अलग आंसर आ गया। कैसे? वो देखो, फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब मान लो कि पूरा अगर टाइम 2t है तो पहला टाइम t है, वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? v1। दूसरा टाइम कितना है? v2। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा एवरेज बताइए, एवरेज वेलोसिटी, यही तो है, यानी कि टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना? टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है
कि अगर यहाँ टाइम t है, वेलोसिटी v1 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v1 इंटू टी। यहां पर कितना होगा बताओ v2 इंटू टी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t। तो ये t कॉमन ले लीजिए, कितना बचा v1 प्लस v2 अपॉन 2t। t से t कट गया, कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बट इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, चलो मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया और जो फर्स्ट हाफ टाइम के लिए कह दिया कि द पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, क्या बोल दिया इन्होंने कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, क्या है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो b1 से कवर की, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो हमने v2 से कवर की। तो हमें एवरेज बताओ। बहुत आसान, इसमें भी वही होगा, क्या कि एवरेज निकालने के लिए आप पता है, हमने मान लिया कि ये पूरी जर्नी थी, सही है, फर्स्ट हाफ हमने मान ली x, वेलोसिटी कितनी v1, यहां पर कितनी x, वेलोसिटी कितनी v2। आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस x कितनी हो गई बताओ 2x डिवाइड बाई, यहां पर टाइम आपको पता है जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी कि जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन v1 प्लस डिस्टेंस अपॉन v2। अब x प्लस x कितना हो गया 2x, x कॉमन, यहां 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए v1 v2, और यहाँ क्या v1 प्लस v2, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ गया 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो एवरेज का रिलेशन ये होता है। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमारा सही बन जाएगा। कब, जब इक्वल डिस्टेंस बोली जाएगी, बट अगर इक्वल टाइम बोला गया तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस बोली जाएगी तो 2 अपॉन बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर, समझ गए, मैंने आपको ये बता दिया और वो बता दिया। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, बोलो हाँ या ना, अच्छा था ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body travels from A to B at 40 मीटर पर सेकेंड and from B to A at 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि A से B गया, ठीक है, वो कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड, हमने कितना मान लिया v1, और B to A गया 60 मीटर पर सेकेंड से, कितनी स्पीड से v2। क्या इसमें टाइम इक्वल होगा या डिस्टेंस, देखो पता है यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगी, और डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2b1 b2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, कितना आएगा बताओ 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 100, 1 2 1 2 तो चुका 48 किलोमीटर पर सेकेंड है कोई ऑप्शन, 48 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। सही है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वेलोसिटी जीरो इसलिए हुई क्योंकि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गया, तो टाइम कितना कुछ भी लगाओ बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो हो गया, इसीलिए। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed? देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, सही है, आपको पता है इस सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है रेडियस के। अब देखो इस द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, मतलब सही है, ये फॉल्स नहीं है। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों जब भी ये कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है तो उस केस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा रेडियल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल में नहीं होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, फॉल्स है, इसीलिए हम ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। The acceleration vector point to the center of the circle, ये सही है। The velocity and acceleration are perpendicular, ये भी सही है। सिर्फ बी वाला हमारा गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाता है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन। A body covers a semi circular path
हम एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे दी क्वेश्चन में बताओ, r इक्वल्स टू 1 मीटर। कितनी स्पीड पे चल रहा है बताओ, एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी। देखो देखो बेटा, अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, एक कांस्टेंट है, तो इसकी एवरेज भी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं कुछ, तो एवरेज पूछा जाए या वैसे पूछा जाए, यानी कि बच्चों 1 डिवाइडेड बाई एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां जाने में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 1 डिवाइडेड बाई टाइम। क्या आप टाइम निकाल सकते हो सर? टाइम तो पता ही नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग स्पीड का यूज करेंगे। स्पीड क्या होती है बताइए बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यानी कि अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। डिस्टेंस, ये हाफ सेमी सर्किल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो 2 पाई आर का आधा, ठीक, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है इसकी 1, यानी कि अगर हम बात करें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 से 2 कट जाएगा, पाई इंटू रेडियस 1 है, यानी कितना पाई के बराबर, तो टाइम पाई यानी कि ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इज दी करेक्ट आंसर। सही है, अच्छा क्वेश्चन था ये, मेंस में आया हुआ है, JEE मेंस का क्वेश्चन। क्लियर है, स्पीड दी हुई है, कांस्टेंट है, तो हमें एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे फर्दर। क्लियर, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A car travels first 1/3 time with speed v1, next 1/3 time with speed v2, है ना, ध्यान से समझना। 1/3 का मतलब है पहला, अगर मैं यहाँ पे टाइम 1/3 ले लूं तो कितनी स्पीड है v1, 1/3 नेक्स्ट में कितनी हो गई v2, नेक्स्ट में कितनी हो गई 1/3 के लिए v3। क्या इक्वल टाइम वाला सीन आ गया, और इक्वल टाइम वाला सीन जो होता है तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, v1 plus v2 plus v3 divided by 3, this is the correct answer, average speed, this is the correct answer। क्लियर है ना, मैंने आपको बताया जब टाइम इक्वल दिया हो तो ये यूज कर लेंगे, बट अगर डिस्टेंस इक्वल दी होगी तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, है ना, डिस्टेंस इक्वल दी होगी तो इसे नहीं कर सकते। कैसे, वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, अब की बार डिस्टेंस इक्वल दी है। देखो भाई जल्दी से, ये पूरी जर्नी है, कितनी है मान लो 3x, तो जो 1/3 डिस्टेंस मतलब x कितने से कवर की उसने, v1 से, फिर नेक्स्ट 1/3 कितने पे कवर की उसने, v2 से, फिर नेक्स्ट 1/3 कितने पे कवर की, v3 से। अरे रिमेनिंग का मतलब 1/3 ही तो हुआ। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, है ना, स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई टोटल टाइम, टाइम मतलब डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी यानी कि x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2 प्लस एक्स अपॉन v3। क्या नीचे से x कॉमन आ जाएगा बच्चों, बोलो, है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा v1 v2 v3, यहाँ v1 है मतलब कितना v2 v3 प्लस v3 v1 प्लस v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 3v1 v1 v2 3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, दिस इज दी रिलेशन। क्लियर, अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसका यूज कर दिया, ओके। देखो टाइम दिया है इक्वल, तो सिंपली ऐड करो डिवाइड करो, और अगर स्पीड इक्वल दी है, दो स्पीड नहीं, डिस्टेंस इक्वल दी है, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करते हैं। अगर आपको 3 दिए हुए हैं तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, और अगर 2 दिए हैं तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, समझ गए, निकाल हम उसी फॉर्मूले से रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On a 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 किलोमीटर with a uniform speed। एक 60 किलोमीटर का ट्रैक था, पहला 30 किलोमीटर उसने किससे कवर किया बताओ बच्चों, कितने से कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर पे स्पीड v2 मान लीजिए। सो दैट हो गया, देखो क्या यहां पर बच्चों स्पीड इक्वल दी है, वो डिस्टेंस इक्वल दी है। हाँ, अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो आपको पता है कि इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम यूज करते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड कितनी क्वेश्चन में इंटायर ट्रिप के लिए 40 इक्वल्स टू 2, v1 की वैल्यू बताओ 30, v2 की वैल्यू निकालनी है अपॉन v1 30 प्लस v2। 0 से 0 कट कर देना और 2 से 4 कट कर देना, 2 30 जा 60 प्लस 2v2 इक्वल्स टू v2। तो v2 आ जाएगा हमारा 3v2 है ना, यहाँ 3v2, v2 आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर इज दी करेक्ट आंसर। 60 किलोमीटर पर आवर इज दी करेक्ट आंसर। 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, सही है, सिंपल था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। बस हाँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो इसको b2 मान लेंगे 60 को, तो मत करना, एवरेज एवरेज है हमारा 40। The displacement in meter of a particle moving along the x-axis is given by this, the instantaneous velocity। पहला पार्ट देखो, A पार्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जानते हो एट, यानी कि ये होता है dx अपॉन dt, पढ़ाया था अभी है ना, यानी कि x की वैल्यू d ओवर dt ऑफ 18t प्लस 5t स्क्वायर, सही है। यानी कि वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई हमारी 18t का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 18 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर का 2t, कितना आ गया 18 प्लस 10t, कितने सेकेंड पे 2 सेकेंड पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 18 प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना होता है 20, 20 और 18 कितना 38 मीटर पर सेकेंड इज दी आंसर। तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं दूसरे पार्ट में। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, तो पहले पोजीशन निकाल रहे हैं 3 सेकेंड पे, यानी कि x किस पे 3 पे, माइनस करेंगे हम x किस पे 2 पे, डिवाइड बाई टाइम कहां से कहां तक 3 से 2 तक। एवरेज निकालने के लिए यही रिलेशन होता है हमारा, क्या कि जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो डिवाइड बाई टाइम, यही होता है। ठीक है, x की जगह 3 पुट कर दो, यानी कि 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस x एट 2, यानी कि 18 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस 2। कर लोगे सॉल्व इसे, देखो 18 इंटू 3 माइनस 18 इंटू 2, ये बचेगा 18 प्लस 5 इंटू 9 यहां है और 5 इंटू 4 यहां है, डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1, ये आ गया 18 प्लस 5 9 जा 45 माइनस 5 4 जा 20, है ना, 9 माइनस 4 5 जा 25, 25 18 कितना आएगा 43 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस की बात करें 2 सेकेंड पे तो कितना आंसर आ रहा है 38, बट एवरेज की बात करें तो कितना आ रहा है 43 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हमने पोजीशन निकाली 3 पे, हमने पोजीशन निकाली 2 पे, दोनों के चेंज इन पोजीशन की बजाय फिर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हमें टाइम एलिमिनेट करके हमने उसमें एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, जब इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा तो डिफरेंशिएशन होगा, जब एवरेज बोला जाएगा तो चेंज इन पोजीशन की बात करी जाएगी। सही है, आप कहोगे सर इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ b dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt करके। आप कहोगे सर वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का फंक्शन आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना 18 प्लस 10t, इसे पुट करेंगे फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक 2 से 3 तक, तो उससे भी आंसर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होने। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा था क्वेश्चन, जल्दी से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा और अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा है, लेकिन हाँ अभी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल, देखो t दिया हुआ है हमें √x+3, हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो करनी है। जब वेलोसिटी निकालनी होगी, मतलब वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो होती है dx/dt। पहला स्टेप तो ये है कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब क्या कर दो, dt/dx कर दो। तो कहोगे सर ये तो dx/dt होता है, अरे भाई अगर dx/dt v है तो dt/dx कितना हो जाएगा, 1/b। उसके बाद x को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो, क्या कि अगर मैं इस 3 को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, t-3 = √x, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स x = t-3 का होल स्क्वायर, यानी कि x = t² +9 -2 3 जा 60। सही है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सीख लो, वेलोसिटी = d/dt ऑफ x, x कितना है हमारा, t² +9 -60, यानी कि वेलोसिटी t² का 2t, 9 का 0 -6, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 2t - 6। कब वेलोसिटी जीरो होगी, क्वेश्चन में कहा है वेलोसिटी जीरो कर दो, मतलब 2t - 6 = 0, तो 2t = 6, तो t कितना आ गया, 6/2, यानी कि 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो होगी, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस टाइम पर उसकी पोजीशन बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो x कितना है, t-3 का होल स्क्वायर, यानी कि एट t = 3, x = 3 - 3 का स्क्वायर, यानी कितना, 0। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। देखो वेलोसिटी पूछी नहीं है, बट जब वेलोसिटी जीरो है तो हमने वो टाइम निकाल लिया, और जब वो टाइम निकाल लिया तो हमने उसकी हेल्प पे वेलोसिटी निकाली, है ना। देखो वेलोसिटी स्पीड के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, होते हैं, कैसी बात कर रहे हो सर, अब तक जितने क्वेश्चन किए बड़े आसान थे, थोड़े बहुत चेंज थे, बहुत आसान थे, बट जो ये बोनस क्वेश्चन है ये आपको दिमाग को खोल के रख देगा, ये बता रहे हैं आपको। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का जरा 2 मिनट, आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 5 मिनट लग रहे हैं 5 मिनट दीजिए, उसके बाद आंसर बताइए इसका क्या आ रहा है, कमेंट में आंसर डालो और फिर चेक करना क्या आपका सही था या गलत था। सही है, वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके सॉल्व कर लो, उसके बाद इसे देखते हैं। ठीक, चल देखते हैं। The position of a particle is given by x = 2t - t²। Find the average speed in 3 seconds। तो नॉर्मल इंसान वही करेगा, क्या कि भाई x दिया हुआ है तो 3 सेकेंड का मतलब हो गया x 0 पे निकालेगा, फिर 3 पे निकालेगा, फिर निकल के आ जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा केस है, देखो हमने कहा इसकी वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड वेलोसिटी बताते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है बताओ, dx/dt, है ना। वेलोसिटी एक क्वेश्चन की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगी d/dt ऑफ x, x कितना है 2t - t², यानी कि जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई हमारी 2t का 1 - t² का 2t। ठीक है, कहोगे क्यों निकाला, तो उसके लिए समझो पहले तो कि क्यों निकाला। हमें एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड बतानी है, यानी कि जब x हमारा निकालो, जब t = 0 है तो x बताओ कितना होगा, x कितना होगा जब t = 0 है, देखो 2 × 0 - 0 कितना होगा, x हमारा 0। ठीक है, जब t = 1 है तो x कितना होगा बताओ, t = 1 पुट कर दीजिए, 2 × 1 - t² मतलब 1। ठीक है, यानी कि 2 - 1 कितना, 1। जब t = 2 है तो 2 2 जा 4 - t² कितना आ गया, 0। 0 नहीं, हाँ या ना, 2t - t² कितना हो गया, 0। जब t = 3 है तो x की वैल्यू बताइए, 2 3 जा 6 - 4, 2 3 जा 6 - 9 - 3। कुछ समझ आया कि सर हमने निकाला ही क्यों इसको,
हम सीधे ही 0 पे और 3 पे निकाल लेते और आंसर मिल जाता। बात तो बिल्कुल सही है, बट इस माइनस में कुछ छुपा हुआ है। अब समझना क्या छुपा हुआ है। यानी कि पहले जब t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पर था, जब t इक्वल टू 1 हुआ तो पार्टिकल हमारा 1 मीटर इधर गया, उसके बाद t इक्वल टू 2 है तो पार्टिकल कितने पे, फिर से 0 पे आ गया, ठीक है, 0 पे आ गया। फिर जब t इक्वल टू 3 हुआ तो कितने पहुंच गया, -3 पे पहुंच गया। समझ गए। अब बताओ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी हुई बताओ, 1 1 2 और 3 5 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा याद करो, 3 सेकेंड, यानी कि 3, 5 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर, 5 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप अगर निकालते फाइनल पोजीशन -3, इनिशियल पोजीशन 0, तो कितना आता बताओ, -3 -0 अपॉन 3, आंसर कितना आता, माइनस। ये होती एवरेज वेलोसिटी, नॉट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में ये क्लू छुपा हुआ था कि इसने डायरेक्शन को चेंज किया है। और ध्यान रखना कि जब भी माइनस वाला केस हो टी स्क्वायर का, तो 99% क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। इसीलिए हमने इस वेलोसिटी से हिंट देने की कोशिश की, क्या कि अगर हम t इक्वल्स टू 1 पुट करें तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। हाँ, अब आप खुद सोचो, ऑब्जेक्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में, जा रहा था इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। अरे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी तभी तो डायरेक्शन चेंज हो पाएगी, बताओ हाँ या ना। वन डायमेंशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करो, लगातार स्पीड कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, टॉप पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा। अच्छा क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है, JEE एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन नहीं मिलेगा -1, दूसरा मिलेगा 1, तीसरा मिलेगा 5/3, चौथा मिलेगा नन ऑफ दीज, लगाओ, ठीक है। फिर समझ लो, हमने देखा x इक्वल टू 0, पहले t इक्वल टू 0 पे देखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 0, t इक्वल टू 1 पे देखा तो कितनी आई, 1, t इक्वल टू 2 पे देखा तो कितना आया, 0, t इक्वल टू 3 पे पुट किया तो -3, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है हमारी 1 2 और 3 5, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। और इसे चेक कैसे करोगे, आप देख लेना, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी उस केस में 0 बन रही होगी किसी एक टाइम पर। कहां पर देखेंगे, 3 सेकेंड पूछा गया, यानी कि 0 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में किसी एक पॉइंट वेलोसिटी 0 होगी, है 0, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या अच्छा है क्वेश्चन है। कितने बच्चों को ये आंसर आया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो। सेम क्वेश्चन ये है, देखो टी स्क्वायर आ गया, यहां पे आ गया। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी निकालें, पोजीशन निकालें, निकाल लोगे ये। आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है और आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सेम कंसेप्ट पर मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्लियर है। 5 सेकेंड पे है, यानी कि पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करोगे, फिर कितने पुट करोगे बताओ, 0 के बाद 1 पे, 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, 4 के बाद 5 पे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस जितनी आएगी, टोटल के बाद टाइम कितना करोगे 5, और आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है बच्चों, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और पिछले क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में जरूर डालेंगे, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया, स्पीड वेलोसिटी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, जर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप इस वीडियो पर क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।